हाँ, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सब कोई हेडिंग लिखेगा रेसिडेंशियल स्टेटस एंड देयर टोटल इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम, तो हेडिंग लिखेगा सभी कोई रेसिडेंशियल स्टेटस and their total income रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम। तो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों जरूरी है समझिएगा। तो सबसे पहले लिखते हुए चलिएगा और साथ साथ में कवर अप कर लूंगा। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू देयर रेसिडेंशियल स्टेटस, में शॉर्ट में आरएस लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू देयर रेसिडेंशियल स्टेटस, थ्री कैटेगरी ऑफ पर्सन को थ्री कैटेगरी होती है पर्सन की, या पर्सन आर कैटेगराइज्ड इन थ्री कैटेगरी लिख सकते हो। ठीक है, पर्सन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला लिखो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, लिखो फर्स्ट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको मैं OR बोलता हूँ। दूसरा लिखो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको मैं NOR बोलूँगा। और तीसरा जो होगा आपका वो होगा नॉन रेसिडेंट, जिसको मैं NR बोलूँगा। इस तीन कैटेगरी में पर्सन को डिवाइड किया गया है। क्यों किया गया समझना। इन जनरल आप लोग देखते होंगे कि जब IPL होता है इंडिया में, तो कई फॉरेनर प्लेयर जो है इंडिया में खेलने आते हैं, जैसे मैथ्यू वेब, जैसे क्या नाम है आपका, ट्रेविस हेड है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, जॉस बटलर है इंग्लैंड से। ऐसे कई अदर प्लेयर्स जो हैं फॉरेन कंट्री के यहाँ खेलने के लिए आते हैं। आंद्रे रसेल है वेस्ट इंडीज से, वैसे कई प्लेयर खेलने आते हैं। तब वो प्लेयर यहाँ पर क्या होते हैं, कोई मैन ऑफ द मैच बनता है, कोई प्लेयर ऑफ द सीरीज बनता है, कोई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनता है। कई लोगों को यहाँ पर क्या होता है, ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाते हैं। तो वहाँ से भी अलग अलग इनकम उनको जनरेट होती है। तो अब दिक्कत क्या है, उस इनकम पे टैक्स कौन पे करेगा। पहली चीज तो क्लियर हो गई कि टैक्स वो ही पे करेगा जो पैसा कमाता है, जो अपन ने पढ़ा था। बट अब क्वेश्चन ये है कि वो टैक्स इंडिया में पे करेगा कि अपने वतन में पे करेगा। ऑस्ट्रेलिया का है तो ऑस्ट्रेलिया में पे करेगा, वेस्ट इंडीज का है तो वेस्ट इंडीज में पे करेगा, इंग्लैंड का है तो इंग्लैंड में। तो ये क्या दिक्कत है। इसी दिक्कत के आधार के लिए हम पर्सन को क्या करते हैं, तीन कैटेगरी में बांटते हैं। ये तीन कैटेगरी में हम उनको बांटे हुए। तो अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऐसा बोलने से होता कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी दो शर्तों पर। एक होती है बेसिक कंडीशन, एक होती है एडिशनल कंडीशन। तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। तो लिखिएगा दिस स्टेटस इज डिपेंड्स अपॉन, लिखिएगा दिस स्टेटस इज डिपेंड्स अप ऑन, यह स्टेटस डिपेंड करता है अपॉन बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन। दो कंडीशन पे, एक बेसिक कंडीशन पे और दूसरी एडिशनल कंडीशन पर। दिस डिपेंड्स अपॉन बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन। तो समझिएगा पहले, फिर लिखिएगा। तो मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले, हमारे तीन कॉलम बना रहा हूँ, तीन और एक चार कॉलम। पहला कॉलम हो गया पर्टिकुलर का, इसके बाद एक कॉलम है ऑर्डिनरी रेसिडेंट OR, एक कॉलम है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट NOR, और तीसरा कॉलम है आपका नॉन रेसिडेंट, जिसको मैं NR बोलूँगा। ये चार कॉलम हमारे हैं। ये चार कॉलम में अब अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सी बेसिक कंडीशन किसको पूरी करनी है, कौन सी एडिशनल कंडीशन किसको पूरी करनी है, और कौन सी एडिशनल कंडीशन नॉन रेसिडेंट को पूरी करनी है। तो दो कंडीशन है। सबसे पहले बेसिक कंडीशन और दूसरी है एडिशनल कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन, बेसिक कंडीशन को मैं BC लिखूंगा और एडिशनल कंडीशन को AC लिखूंगा।
तो जो भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना चाहता है उसको एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी है, एडिशनल की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉट ऑर्डिनरी को एक बेसिक पूरी करनी है और एक एडिशनल पूरी करनी है। और नॉन रेसिडेंट के लिए ना तो बेसिक जरूरी है ना ही एडिशनल। जब बेसिक पूरी नहीं होगी तो एडिशनल पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसा लिख लेंगे। चलिए नोट्स बना लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी लिखो। हो गया, ठीक है। तब हमारी बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी है समझिएगा। तो लिखिएगा सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन दो बेसिक कंडीशन है, ठीक है। तो दो बेसिक कंडीशन है। पहली बेसिक कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर में जिसका भी हम रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर रहे हैं, सपोज मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर रहे हैं कि मैं OR हूँ, NOR हूँ या NR हूँ। ये पर्टिकुलर जो डिसाइड होता है पर्टिकुलर एक साल के लिए डिसाइड होता है। एक बार डिसाइड हो गया कि ये OR है तो जिंदगी भर OR रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन फॉरेन में रहे, कितने दिन इंडिया में रहे, उसी के आधार पे हमारी दो कंडीशन बनी, एक बेसिक कंडीशन और एक एडिशनल कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन क्या है वो बता रहा हूँ। तो बेसिक कंडीशन क्या है, जिसका भी आप रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर रहे हो, हमें ये देखना है कि वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन है। तो पहली बेसिक कंडीशन बोलती है कि प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर जो हमारा करंट प्रीवियस ईयर है वो है 24-25। प्रीवियस ईयर में इंडिया में आपको कितने दिन रहना है, मोर देन इक्वल टू 182 डेज इन इंडिया। डेज शुड बी इन इंडिया, शुड बी इन इंडिया, शुड बी इन इंडिया। मतलब आपको 2024-25 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, ये पूरे एक साल का टेन्योर है। इस 1 ईयर के टेन्योर में आपको इंडिया में या तो 182 दिन रहना है या उससे ज़्यादा रहना है। मतलब आपको एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहना है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू 182 डेज इंडिया में रहो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 4 दिन इंडिया में हो, 30 दिन फॉरेन में, फिर 6 दिन इंडिया में, 10 दिन फॉरेन में, फिर 20 दिन इंडिया में, फिर 10 दिन फॉरेन। ऐसा कुछ भी चक्कर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमको टोटल साल में 182 दिन आपसे मतलब है। अब इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, टोटल इनकम के ऊपर बेस्ड है। अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, मोर देन 15 लाख है, तो उस केस में आपको 120 दिन की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपकी टोटल इनकम जो है बेटा लेस देन इक्वल टू 15 लाख है, तब के केस में 182 डेज का सिनेरियो आपके लिए लागू होगा, 182 डेज वाला। इस केस में अगर आपकी टोटल इनकम, वैसे ये वाला जो पॉइंट है आपका जो सिलेबस है उसके में एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखने वाला नहीं है, बट आपकी ये नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी टोटल इनकम, जिस भी पर्सन का आप रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर रहे हो, अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में हमें 120 दिन से ज़्यादा देखना पड़ेगा, इंडिया में रहना होगा। तब जाके आप क्या होगा, पहली बेसिक कंडीशन पूरी करेंगे। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 15 लाख है, उस केस में आपको कितने दिन की देखना है बेटा कंडीशन, 182 डेज की कंडीशन देखनी होगी। पहली बेसिक कंडीशन ये थी। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली बेसिक कंडीशन देखेंगे। अगर पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तब जाके हम दूसरी बेसिक कंडीशन में इंटर करेंगे। तो दूसरी बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, प्रीवियस ईयर में आपको कितना दिन रहना है, प्रीवियस ईयर मतलब 24-25। प्रीवियस ईयर में आपको कितने दिन रहना है, मोर देन इक्वल टू 60 डेज इन इंडिया, मोर देन इक्वल टू 60 डेज इन इंडिया, इन इंडिया। प्रीवियस ईयर में आपको एटलीस्ट 60 दिन इंडिया में रहना है। प्लस का मतलब क्या हुआ, इसके साथ साथ जो मैं आगे लिखने वाला हूं वो भी आपको पूरा करना है। बिना उसे पूरा किए आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं मानी जाएगी। प्लस प्रीवियस ईयर को छोड़कर, किसको छोड़कर बोल रहा है ये, प्रीवियस ईयर को छोड़कर, प्रीवियस ईयर को छोड़कर लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में,
लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में। तो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 24-25 है। यहाँ बस आपको कितने दिन देखना है, मोर देन इक्वल टू 60 दिन देखना है। तो यहाँ पर तो आपने पहली चीज चेक कर ली, इसलिए इस साल को अपन को छोड़ देना है। उसके अलावा क्या लिखा है, छोड़कर 4 प्रीवियस ईयर। तो 4 प्रीवियस ईयर क्या हुए आपके, 23-24, 22-23, ठीक है, आ गया 22-23, फिर आपका हो गया 21-22, और फिर हो गया आपका 20-21। ये 4 प्रीवियस ईयर हो गए। प्रीवियस ईयर को छोड़कर लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में आपको इंडिया में कितने दिन रहना है, प्रीवियस ईयर को छोड़कर लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन रहना है, बताओ जल्दी से। मोर देन इक्वल टू 365 डेज लिखो। मोर देन इक्वल टू कितना दिन रहना है, 365 डेज इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, हो गया, मोर देन इक्वल टू 365 डेज इंडिया में रहना है, रहना है। तो ये जो 4 साल है, ये 4 साल में आपको 365 दिन या उससे ज़्यादा रहना है। यहाँ मान लो 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और ये पूरे साल में आप 365 दिन रह गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। कुल मिला के इन चारों साल का टोटल आपका 365 दिन या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। ये आपकी पहली बेसिक कंडीशन है। अब नोट लिखिएगा, नोट नंबर 1। अब मैं कुछ एक ऐसे केसेस बता रहा हूं जहां पर केवल और केवल आपकी पहली बेसिक कंडीशन अप्लाई होगी और कोई बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो पहली बेसिक कंडीशन, इन फॉलोइंग 3 केसेस लिखो, इन फॉलोइंग 3 केसेस ओनली, इन फॉलोइंग 3 केसेस ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन will be apply, will be apply या will apply लिख लो, will apply। मतलब पहली बेसिक कंडीशन मतलब 182 दिन वाली, 182 डेज वाली ही लगेगी, सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर जिस भी पर्सन का आप रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हो वो आउटसाइड इंडिया है, कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया है, और किसके लिए, जॉब या एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, जॉब ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट पर्पस, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, जॉब और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, जॉब और एम्प्लॉयमेंट पर्पस। दूसरा है विजिटिंग पर्पस इन इंडिया। अगर कोई जिसका भी रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करो, चाहे वो फॉरेनर का क्यों ना हो, अगर वो हमारे देश में घूमने आया तो हमको देखना है, अगर वो विजिटिंग पर्पस के लिए आया इंडिया में, उस केस में विजिटिंग पर्पस इन इंडिया, इन इंडिया। और तीसरा है क्रू मेंबर ऑफ शिप, क्रू मेंबर ऑफ शिप। तो इसमें से ज़्यादातर आपको पहली बेच, ये वाला जो केस है, ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन में दे सकता है कि मिस्टर एक्स या राजेश खन्ना, मिस्टर अमिताभ बच्चन, ये एक फिल्म शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे, कनाडा गए हुए थे, श्रीलंका गए हुए थे, कहीं भी, उस केस में उसका दे देगा कि लास्ट ईयर का डिटेल दिया रहेगा, बताओ वो क्या है। तो ये क्या हो गया, जॉब और एम्प्लॉयमेंट पर्पज में माना जाएगा। तो उस केस में हमारी पहली बेसिक कंडीशन अप्लाई होगी, सेकेंड को टच करने की जरूरत नहीं है। ये हो गई हमारी बेसिक कंडीशन। अब आते हैं हम एडिशनल कंडीशन पे, लिखिएगा एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन, तो एडिशनल कंडीशन भी 2 हैं। तो इसका सेक्शन है सेक्शन 6, सब सेक्शन 6।
सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 ऐसा। ठीक है, तो पहली एडिशनल कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है, प्रीवियस ईयर को छोड़कर, प्रीवियस ईयर को छोड़कर। हम आपके मन में बात आएगी सर प्रीवियस ईयर को क्यों छोड़ देते, अरे बेटा प्रीवियस ईयर में आपको बेसिक कंडीशन देखनी है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर को छोड़ रहे हैं। ओके ठीक, तो प्रीवियस ईयर को छोड़कर लास्ट 10 ईयर में से, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में से 9 साल, 9 प्रीवियस ईयर में, कुल मिला के ये ध्यान रखना लास्ट 10 में से 9 साल, प्रीवियस ईयर मतलब ईयर समझ लो बस, और कुछ नहीं समझो, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में से 9 प्रीवियस ईयर में आपको क्या करना है, 9 प्रीवियस ईयर में नॉन रेसिडेंट रहना है। क्या रहना है, नॉन रेसिडेंट रहना है, नॉन रेसिडेंट रहना है। और नॉन रेसिडेंट आदमी कब कहलाता है, जब न तो वो बेसिक कंडीशन पूरी करता है और न ही वो एडिशनल कंडीशन पूरी करता है, उस केस में वो क्या कहलाता है, नॉन रेसिडेंट कहलाता है। तो यहाँ पर एक लाइन में आप ये समझ लो, डोंट दैट इज डोंट सेटिस्फाई बेसिक एंड डोंट सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन, डोंट सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन मतलब लास्ट 9 साल में आपको एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करनी है। अगर ऐसा किए तो एडिशनल कंडीशन आपकी पूरी होगी, और जब आप एडिशनल कंडीशन पूरी कर दिए मतलब आपने बेसिक पूरी की और एडिशनल पूरी की तो NOR बनोगे। ठीक है, तब बोलोगे सर प्रीवियस ईयर कौन सा था हमारा, समझिएगा प्रीवियस ईयर था आपका 24-25, इस 24-25 को आपने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर आप बेसिक कंडीशन देखते हैं, तो इसको छोड़कर लास्ट 10 साल कौन से होंगे, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, ये आपके 10 साल हो गए। इस 10 में से कोई भी 9 साल आपको नॉन रेसिडेंट रहना है, मतलब 9 साल तक आपको बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करनी है। ठीक है, ये आपकी पहली एडिशनल कंडीशन हो गई। अब दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है सुनिएगा, लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में, लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर को छोड़कर, इसको छोड़कर, प्रीवियस ईयर को छोड़कर लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में, लास्ट 7 प्रीवियस ईयर का मतलब कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 साल की बात कर रहा हूं मैं, ये 7 साल, इन 7 साल का जो टोटल है लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में, इंडिया में आपको कितने दिन रहना है, इंडिया में 729 या उससे कम दिन आपको रहना है, 729 या लेस देन इक्वल टू 729 डेज इंडिया में रहना है, इंडिया में रहना है। तो आपको इंडिया में कितने दिन रहना है, 729 या उससे कम दिन इंडिया में रहना पड़ेगा, तब जाके आप क्या माना जाएगा, सेकंड एडिशनल कंडीशन आपकी पूरी हुई है। अब मेरा एक सवाल है, चलो आप लोग से रैपिड फायर खेलते हैं। एक क्वेश्चन है, सपोज मिस्टर एक्स है रात के 12 बजे दुबई के लिए रवाना हो गया, तो क्या उस दिन को ये मानेंगे मिस्टर एक्स इंडिया में था? जल्दी 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 बताओ। रात के 12 बजे गया, चलो रात के 11 बजे गया, अब बताओ। या मान लेते हैं कोई आदमी जो है अर्ली मॉर्निंग आ गया इंडिया में, सवेरे सवेरे 2 बजे 3 बजे 4 बजे या सवेरे सवेरे ही चला गया, तो इंडिया में माना जाएगा कि नहीं? कुछ लोगों का कहना है माना जाएगा और कुछ लोगों का कहना नहीं माना जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैं नोट लिखवा रहा हूँ, समझिएगा। कुल मिला के ये समझो, जिस दिन भी आपका पांव इंडिया की सरजमी पे है, मतलब जिस दिन भी आपका पैर इंडिया में है, आप पैर उठा के ऐसे आप प्लेन में रख रहे हो, उस दिन तक आपको इंडिया में माना जाएगा। तो लिखिएगा नोट, नोट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, गलती करते हैं, नोट लिखिएगा।
डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया एंड अराइवल इन इंडिया, एंड अराइवल इन इंडिया will be considered in India, will be considered in India, will be considered in India, will be considered in। जिस दिन आप देश छोड़कर जा रहे हैं और जिस दिन देश में वापस आ रहे हैं उन दोनों दिनों को हम इंडिया में काउंट करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का पूरा नोट। अब इसी में आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब इसी में चैप्टर का नाम क्या था, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड देयर टोटल इनकम। तब हमें इनकी टोटल इनकम डिसाइड करनी है। हेडिंग लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर का, पहला कॉलम आपका होगा पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम होगा आपका ओआर का, तीसरा कॉलम होगा एनओआर का और चौथा कॉलम होगा नॉन रेसिडेंट का एनआर का। पर्टिकुलर, ओआर, एनओआर और एनआर, ये आपके 3 और 1 4 कॉलम हो गए। पहला पॉइंट, अब कौन सी इनकम ओआर के लिए टैक्सेबल है, कौन सी इनकम एनओआर के लिए टैक्सेबल है और कौन सी इनकम एनआर के लिए टैक्सेबल है, हमको यहाँ पर ये समझना जरूरी हो जाता है। तो हम यहाँ पर समझते हैं पहला पॉइंट, अगर कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव होती है, मान लेते हैं मैंने सर्विस की जापान में, लंदन में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में कहीं भी काम किया, बट उन्होंने जो भी पैसा है मेरी सैलरी का वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। मान के चलते मेरे इंडिया में बैंक अकाउंट था तो यहाँ सैलरी रिसीव हो गई, या मैंने कोई भी काम किया जिसका पेमेंट मुझे इंडिया में मिला, तो उसे ये माना जाएगा कि ये इंडिया में मिला है। तो इंडिया की वजह से आपको कोई भी इनकम होती है तो तीनों को टैक्स देना है, ओआर हो, एनओआर हो या एनआर हो। तो लिखो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, तो उस पर ओआर भी टैक्स देगा, एनओआर भी टैक्स देगा और एनआर भी टैक्स देगा। तीनों पे टिक मार्क कर लीजिएगा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। हमको यहाँ पर आपने काम की यहाँ किया है, काम आपने कहाँ किया उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये कि आपको पैसा इंडिया में मिला है ना, दैट्स इट, सफिशिएंट है। दूसरा लिखेगा इनकम अक्रूड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, ये अक्रूड वर्ड हाईलाइट होगा या रिसीव्ड वर्ड हाईलाइट होगा, अक्रूड इन इंडिया। अक्रूड का मतलब क्या है, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने सर्विस दी इंडिया में, अक्रूड का मतलब क्या होता है, मैंने काम अपनी तरफ से कर दिया है बट मुझे अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, उसे बोला जाता है अक्रूड इन इंडिया। मैंने काम कर दिया, मैंने अपना जो भी जॉब था मैंने यहाँ इंडिया में परफॉर्म कर दिया, तो मेरा इंडिया में पैसे लेने का अधिकार आ गया। मैंने सर्विस दे दी पर मुझे पेमेंट अभी तक नहीं मिली, इसको बोलते हैं अक्रूड। तो मैंने कोई काम इंडिया में किया है बट उसकी पेमेंट मुझे आउटसाइड इंडिया मिल रही है, किसी भी कंट्री में मिल रही है, वो मैटर नहीं करता है। तो अक्रूड इन इंडिया हो गया, मतलब वो पेमेंट लेने का अधिकार आपको किसकी वजह से आया, इंडिया की वजह से आया ना। तो इंडिया की वजह से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, ठीक। लिखिएगा तीसरा, बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस इन इंडिया, इंडिया से ऑब्वियस ही बात है, इंडिया में धंधा कर रहे हो यार, इंडिया का नमक खा रहे हो तो इंडिया में पैसा तो दोगे, इंडिया की वजह से इनकम जनरेट की मतलब इंडिया में आपको पैसा देना पड़ेगा। 3 हो गई, चौथी लिखिएगा बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, लिखिएगा बिजनेस आउटसाइड इंडिया,
business outside India but controlled from India, but controlled from India. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये टैक्सेबल होगा ओआर के लिए और एनओआर के लिए, एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। इंडिया का बिजनेस कहीं से भी कंट्रोल हो रहा है, उससे मतलब क्या लिखा है, बिजनेस आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कंट्रोल है, इंडिया में हेड ऑफिस है, तो ओआर और एनओआर के लिए टैक्सेबल होगा, एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, ये सेक्शन 5 का एक्सेप्शन है, वो अपन को पढ़ना नहीं है उतना डिटेल में। सीए वगैरह करोगे तब आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, मैं एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा आपको बता रहा हूँ। अब इंडिया का बिजनेस कहीं से कंट्रोल हो वो मैटर नहीं करता है। इंडिया का बिजनेस कहीं से कंट्रोल हो, इंडिया में आप कमा रहे हो, टैक्स दो, तीनों में। इंडिया का बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है वो मैटर नहीं करता। चाहो तो आप अपने नोट बना के ऊपर में पेज की हेडिंग में लिख सकते हो, इंडिया का बिजनेस कहीं से भी कंट्रोल हो, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 5वां पॉइंट। अब क्या हुआ, अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया लिखेगा, फिर मैं समझा रहा हूं। अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अर्नड एंड रिसीव्ड, अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अगर आपने कोई पैसा, क्या बेटा, आपने कोई पैसा भारत के बाहर कमाया और वहीं रिसीव हुआ। सपोज मेरा एक घर जो है कहाँ था बेटा, लंदन में था। बड़ा आदमी, घर वहाँ भी हो सकता है, कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। लंदन में मेरा एक घर था। अब मुझे क्या हुआ, उस घर से कोई इनकम, अरे मैंने रेंट पे दिया हुआ था, और जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वहीं के लंदन के ही बैंक अकाउंट में मेरे पैसे जमा कर दिया। तो उस केस में ये केवल और केवल ओआर के लिए टैक्सेबल होगा, एनआर और एनओआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। बिकॉज रीजन क्या है, ओआर जो है उसका गला जो है गवर्नमेंट के हाथ में है, फंदा लगा हुआ है मेरे गले पे। मैं कहीं से भी पैसा कमाऊं मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के ओआर में, तो आप कहीं से भी पैसा कमाओ उसकी इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप अगर भारत के बाहर कमाए और वहीं रिसीव हो गया, लंदन में कमाए, लंदन में रिसीव हुआ, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, बट आप इंडिया के हो, इस वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, इंडिया में टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक, 6वां पॉइंट लिखते चलिएगा सारी चीजें। 6th पॉइंट, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ये, और एक है ये नॉन रेसिडेंट। इस ऑर्डिनरी रेसिडेंट ने इसको क्या किया हुआ है, लोन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है। लोन जो दिया वो किस वजह से दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ है लोन, बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस इन इंडिया। तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, इंडिया से रिश्ता जुड़ा तो तीनों को टैक्स देना है। मैंने सामने वाले को लोन दिया हुआ है, एनआर को, तो उस लोन पे मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरी जो इनकम है वो कौन सी इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है। तो उस इंटरेस्ट की इनकम पे मुझे तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। तो ओआर की भी इनकम मानी जाएगी, एनओआर की भी मानी जाएगी, और एनआर की भी इनकम मानी जाएगी। 7th पॉइंट सेम है, एक ओआर है, इसने जो लोन दिया है, एनआर को लोन दिया है, बिजनेस करने के लिए दिया हुआ है, लोन है, बिजनेस के लिए दिया हुआ है, बट बिजनेस कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है, बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो ये केवल ओआर के लिए टैक्सेबल है, एनओआर और एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं। मैंने बताया ना, ओआर कहीं से भी पैसा कमाए उसको ग्लोबल इनकम, मतलब जहां से भी पैसा कमाए उसकी ग्लोबल इनकम चार्जेबल टू टैक्स है। 8वां, पास्ड अनटैक्सड इनकम, पास्ड अनटैक्सड इनकम, इस पर किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और 9वां जो है, रेमिटेड टू इंडिया। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है कि मैं श्रीलंका में पैसा कमाया और उसे तुरंत इंडिया में भेज दिया, रेमिट कर दिया, रेमिटेड टू इंडिया, रेमिटेड टू इंडिया, इस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
मैं श्रीलंका में पैसे कमाया तो वहाँ मैंने ऑलरेडी उस इनकम पे टैक्स दे दिया, अब वो पैसा मैं अपने परिवारजनों के लिए इंडिया में भेज रहा हूँ तो वो उनकी इनकम नहीं मानी जाएगी, उस इनकम पे तो ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है। इसीलिए रेमिटेड टू इंडिया अगर लिखा है तो उस पर कोई टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। रेमिटेड टू इंडिया लिख लीजिएगा और लास्ट में आप ये टोटल कर दीजिएगा। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बीकॉम में बीबीए में पूछा जाता है। बीकॉम में 15 नंबर का, बीबीए में 18 मार्क्स का। प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, 2 नोट्स लिखवाऊंगा, 2 से 3 नोट्स, ध्यान से लिखते हुए चलना। नोट नंबर 1, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जनरेट होती है, लिखिएगा एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम होती है आपको कहाँ से, फ्रॉम इंडिया। केस 1 कहाँ से हो सकती है, इंडिया से। दूसरा कहाँ से हो सकती है, आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया का है, टैक्सेबल होगी किसके लिए, ओआर के लिए। टैक्सेबल ओनली फॉर ओआर, लिखिएगा टैक्सेबल ओनली फॉर ओआर, ओनली फॉर ओआर। इंडिया की है तो एग्जेम्प्ट, इंडिया की है तो एग्जेम्प्ट। नोट नंबर 2, शेयर फ्रॉम, लिखिएगा शेयर फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर ध्यान देना मैंने इंडियन वर्ड लिख रहा है, शेयर फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फर्म और HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, ये एग्जेम्प्ट होगा। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एग्जेम्प्ट होगा, लिख लो यहीं पर, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एग्जेम्प्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा तो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। ये IOS में पढ़ाऊंगा। सेकेंड वाले पॉइंट का लॉजिक समझ लो, सुनिएगा। अब जैसे मैंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है, हम लोग 3 पार्टनर हैं, X, Y और Z। आपको पता है जो भी पैसा कमाएगा उसे टैक्स देना है। कंपनी पैसा कमाती है तो कंपनी टैक्स पे करेगी, पार्टनरशिप फर्म पैसा कमाएगी तो पार्टनरशिप फर्म टैक्स देगी। मान लो पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया बेटा, 3 लाख रुपए कमाए। अब पार्टनरशिप के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगता है तो 90,000 रुपये आपका टैक्स चला गया, बचा कितना, 2,10,000 रुपये। अब 2,10,000 को 3 पार्टनर मान के चलते हैं इक्वली है तो 70,000 ईच आ जाएगा। तो जो पार्टनर को ये पैसा मिलेगा इस पर फिर से टैक्स दिया जाएगा क्या, जी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जो पैसा है ये टैक्स देने के बाद ही तो है, मतलब इस पैसे पे डबल टैक्सेशन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये पैसे पे टैक्स पड़ चुका है, इसीलिए यह क्या हो जाता है बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाता है। सेम फॉर HUF। क्लियर है चीज़ें। अब आएंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद हमारा जो आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।